गुड आफ्टरनून, वेलकम टू देवत गेट इजी। आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। क्या होता है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी इंजीनियर्स के लिए, वो चाहे किसी भी ब्रांच के हों। अब क्या है कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं ये हम इसमें लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं, मैट्रिक्स के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। अच्छा, इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। मैंने देखा है पिछले कई ईयर्स में, नए ईयर्स में भी आने वाले क्वेश्चंस जो अभी गेट 2020 में हुआ है एग्ज़ाम, इनमें भी आए हुए हैं क्वेश्चन। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझना। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है? क्योंकि आपका जो आंसर है, आपका जो रिस्पांस है, वो मेरे लिए मोटिवेशन है। जब आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे। अब मैथमेटिक्स का डिस्कशन चल रहा है, इसके पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा था। अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैथमेटिक्स हम पैरेलली लेके चल रहे हैं ताकि दोनों के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपके कवर अप हो जाएं, ठीक है? तो गेट जो 2021 के लिए इस बार जा रहे हैं बच्चे, वो तैयारी अच्छे से करते रहें और लगे रहो। अभी सफिशिएंट टाइम है ताकि आपका रिजल्ट जो है अच्छे से कन्वर्ट हो सके, ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समझने से पहले आप ये समझ लो कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। देखो, ये नॉर्मल बेसिक तो आप जानते होंगे यार कि भाई जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशन बनती है, तभी उनकी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। अच्छा, लीनियर क्यों? लीनियर इसलिए कि इसकी जो पावर्स हैं, वेरिएबल्स की जो पावर हैं वो 1 होती हैं। सारे वेरिएबल्स की जो पावर हैं एक्स वाई जेड की, वो क्या है? 1 है। इसलिए ये इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन है, ठीक है? अब इसको हम लीनियर अलजेब्रा में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इस लीनियर इक्वेशन को आप एक मैट्रिक्स फॉर्म दे सकते हैं। कैसे? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये a1 a2 a3 है, ये b1 b2 b3 है, ये c1 c2 c3 है, और इसके साथ एक मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स होगा। वो क्या होगा? x y और z इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म दे दिया, बस इसी इक्वेशन का एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? अब एक जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है किसी प्लेन पे। एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, किसमें? किसी प्लेन में। कैसे? कि मान लो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ये थी, सेकेंड इक्वेशन की लाइन ये थी और थर्ड की लाइन ये है, किसी प्लेन पे। ये ज़रूरी नहीं कि ये पैरेलल होगी, ये किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आता है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स निकल के आया, इस मैट्रिक्स को मान लो आपने नाम दे दिया ए मैट्रिक्स थी, और ये जो मैट्रिक्स है ये निकल के आई मान लो एक्स मैट्रिक्स। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ax इज इक्वल टू 0, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसमें इस लीनियर इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे आप लिख सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से एक बात ये समझना कि इनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम। इनका सॉल्यूशन आपको 2 ही 3 तरीके से मिल सकता है। पहला ये कि मान लो ये तीनों इक्वेशन किसी एक पॉइंट पे, मान लो इक्वेशन नंबर 1 कुछ ऐसे जा रही थी, भाई एक्स वाई जेड तीनों में है, तो आप एक्स वाई और जेड तीनों फॉर्म में आप बात कर रहे हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन कुछ ऐसे जा रही थी।
मान लो सेकेंड इक्वेशन आपकी कुछ ऐसे जा रही थी, सीधी जा रही थी सेकेंड इक्वेशन। भाई एक इक्वेशन क्या कर रही है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक इक्वेशन मैंने ऐसे ले लिया, दूसरी इक्वेशन ऐसे ले लिया। मान लो तीसरी इक्वेशन कुछ ऐसे जा रही थी। तीनों इक्वेशन क्या की, एक पॉइंट पे कट कर दी। जब भी तीनों इक्वेशन एक पॉइंट पे कट कर देंगी तो वहां पे आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। अब दूसरा क्या है कि मान लो तीनों लाइनें, भाई एक्स वाई जेड तीनों प्लेन ले लो, मान लो तीनों लाइनें एक दूसरे को कट ही ना करें, ऐसे पैरेलली निकल जाएं। तीनों लाइनें एक दूसरे को कट ना करें और पैरेलली निकल जाएं, तो यहां पे कौन सा सॉल्यूशन आपके पास मिलेगा, नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा यहां पे। इस केस में आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्लियर है। अब देखो एक केस एक हो गई कि तीनों पॉइंट, जो तीनों लाइनें हैं, तीनों जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या है, एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे कट करें तो वहां पे क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर वहां पे वो तीनों किसी लाइन को कट ही नहीं कर रही हैं तो वहां पे क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। अगर वो तीनों पैरेलल हैं, ध्यान से समझना, अभी इसकी और भी केसेस हैं। अब नो सॉल्यूशन की और भी केसेस हैं। क्या है वो, कि देखो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं तो आपको चीजें थोड़ा सा समझ में आने लगेंगी। एक्स वाई जेड आपने प्लेन समझ लिया है। अब मैं तीनों प्लेन की ही बात कर रहा हूं, किसी प्लेन पे, ठीक है। ये लाइनें हमेशा किसी प्लेन पे ही रहेंगी। तो प्लेन पे पहली केस क्या थी, कि पहली केस थी तीनों लाइनें किसी एक पॉइंट पे कट कर रही थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन थी। तो ये क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब दूसरी केस ये है कि भाई तीनों लाइनें पैरेलली निकल जाएं, तो यहां पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ध्यान से समझना। अब नो सॉल्यूशन की और भी केसेस हैं, जैसे मान लो दो लाइनें ऐसे जा रही थी, एक लाइन ऐसे भी जा रही थी। भाई ऐसी भी तो केस आ सकती है। तो इस केस में भी क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अच्छा, तीसरी ये है कि मान लो एक लाइन ऐसे जा रही थी, दूसरी लाइन ऐसे, तीसरी ऐसे जा रही थी। इस केस में भी क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ध्यान से समझना ये सारी चीजें, ये बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो भाई यहां पे क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन हुआ। इन तीनों ऐसी कुछ केसेस में नो सॉल्यूशन आएगा आपके पास। अब एक तीसरा टर्म क्या आता है कि मान लो तीनों लाइनें एक ही लाइन पे ऐसे रखी हुई हैं। मान लो तीनों लाइनों की जो एक प्लेन पे, किसी एक प्लेन पे तीनों लाइनें एक दूसरे को ऐसे पैरेलली कट करती हुई जा रही हैं। मतलब कि तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे रखी हुई है। तो यहां पे क्या होगा भाई, कई यहां पे कई पॉइंट टच हुए होंगे, सारे पॉइंट यहां पे टच हुए होंगे इस लाइनों के। तो यहां पे क्या आएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशन। बात समझ में आई। जब भी आप लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, ध्यान से समझना, जब भी आप लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं वहां पे तीन सॉल्यूशन मैक्सिमम आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। पहला यूनिक सॉल्यूशन, अगर तीनों लाइनें किसी एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। दूसरा नो सॉल्यूशन, कि भाई कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप जब इनको चाहे मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व करो और चाहे वैसे लीनियर इक्वेशंस को ही सॉल्व कर लो, तो आपके पास सॉल्यूशंस तो मिलेंगे ऑब्वियसली। एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू मिलेगी ना। सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू जब आपके पास मिल जाए तो वही उसका सॉल्यूशन है। तो भाई अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर यूनिक आ गई, मान लो तीनों पॉइंट जो तो तीनों लीनियर इक्वेशंस थी किसी एक पॉइंट पे कट की, तो यूनिक सॉल्यूशन। और अगर मान लो नहीं कट की या फिर कट कुछ ऐसे तरीके से की कि जिनका कोई मतलब नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन आएगा। लेकिन अगर वही तीनों लाइनें एक दूसरे को ऐसे कट करें, एक दूसरे में पैरेलाइज हो, तो वहां पे क्या होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन का केस होगा।
बात समझ में आई कि हमें पढ़ना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में तीन ही टाइप का सॉल्यूशन, पहला यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन, या फिर नो सॉल्यूशन। क्लियर है? अब इन चीज़ों को दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि इस लीनियर इक्वेशन को आपने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना। जब भी ये मैट्रिक्स, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर ये मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए तो वहां पे क्या होगा, दो केसेस होंगी। यहां पे क्या होगा, दो केसेस होंगी। पहला, या तो नो सॉल्यूशन होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। क्लियर है भाई? इन लाइनों को आप चाहे वैसे सॉल्व कर लो, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल लो, चाहे मैट्रिक्स फॉर्म में निकालोगे तो ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या कहता है, ये डिटरमिनेंट है। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, दो केसेस आएंगे। वो क्या केसेस हैं, पहला ये कि या तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भाई दोनों है तो मैं कैसे जानूंगा कि कौन सा नो सॉल्यूशन है और कौन सा इनफिनाइट सॉल्यूशन है। ये हम थोड़ा अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, पेशेंस रखिए। अभी बस आप इतना समझिए कि मैट्रिक्स का ए का डिटरमिनेंट अगर 0 है तो वो क्या कहलाएगा, नो सॉल्यूशन कहलाएगा, या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन उसमें निकलेगा। ठीक है? अच्छा, ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सब टर्म्स ध्यान से समझते चलना। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 0 तो मैट्रिक्स ए क्या कहलाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या कहलाएगी, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये भी आपको क्वेश्चन में दे सकता है वो, कि भाई उसने ये नहीं कहा कि इसका मैट्रिक्स का ये डिटरमिनेंट 0 है, उसने आपको बोल दिया कि भाई ये जो आपकी मैट्रिक्स ए दी है हमने, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो भाई वो टर्म अगर आपको नहीं पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ही होता है कि उसका डिटरमिनेंट 0 है, तो आप ये नो सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन कैसे निकाल पाएंगे। क्लियर है? अब वो सारी चीज़ें अभी मैं रिलेट करता जा रहा हूँ, अभी मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप समझते चलिए। ये आपके समझ में आ गया कि भाई यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन कैसे आएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे आएगा। नो सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन तो मिल गया, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन तक अभी हम नहीं पहुंचे। यूनिक सॉल्यूशन का इसका ये मतलब हुआ कि जब मैट्रिक्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो वहां पे सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा, वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि अगर मैट्रिक्स ऑफ ए 0 है, मैट्रिक्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट अगर 0 है, मैट्रिक्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट अगर 0 है तो वहां पे दो केसेस हो सकती हैं, या तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। और अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 है तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अगर वो नॉन 0 है तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मान लो क्वेश्चन में आ गया कि भाई मैट्रिक्स ऑफ ए जो है उसका ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, अब इसमें बताओ कि कौन कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो आप कहेंगे या तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। अब इनमें से भी एक होगा, वो हम अभी बात करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, वो हम बात करेंगे सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस। क्लियर है? अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। हमारे साथ ऐसे मेमोराइज करते चलिए ताकि आपके दिमाग जो है, आपके दिमाग में ये चीजें रह जाएं। ठीक है? अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो मतलब क्या हुआ कि ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्लियर है? अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो टर्म होते हैं, हमारे साथ समझते चलना तो आपको याद करने में ये चीजें आसानी होंगी। पहला, होमोजीनियस सिस्टम।
पहला होमोजीनियस और दूसरा क्या है, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस, क्लियर है। होमोजीनियस का क्या मतलब है, जब आपका मैट्रिक्स टाइप क्या होगा, AX इज इक्वल टू 0 टाइप का। क्या होगा, AX इज इक्वल टू 0। और अगर नॉन होमोजीनियस है तो उसका क्या मतलब है, AX इज इक्वल टू B टाइप का होगा। देखो AX इज इक्वल टू 0 तो अभी हमने डिस्कस किया हुआ था कि भाई उसमें अगर हम z टर्म ले रहे हैं, A1x प्लस A2 B1y प्लस C1z इज इक्वल टू 0 है। A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल टू 0 है। A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल टू 0 है। तो ये क्या है, मैंने क्या बताया था, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ले जाओगे, एक्सटेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, AX इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये मैट्रिक्स ऑफ A अलग हो जाएगी, X मैट्रिक्स उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगी। क्लियर है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो है ये होमोजीनियस इक्वेशन थी। मैं कह रहा हूं कि भाई यहां पे कोई कांस्टेंट भी आ रहा है D1 D2 और D3, तो क्या होगा, तब वो इक्वेशन क्या आएगी, जब भी कोई कांस्टेंट आएगा तो अब क्या हो जाएगा, ये टाइप हो जाएगा AX इज इक्वल टू B टाइप। क्लियर है, AX इज इक्वल टू B टाइप का हो जाएगा जब भी यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ गया। भाई अब इस मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 मैट्रिक्स। अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, X Y और Z। ठीक है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा आपका D1 D2 D3। क्लियर है, हमने सिंपली इसी तीनों इक्वेशंस को एक मैट्रिक्स फॉर्म दे दिया। ये इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया A से, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया X से और इसको रिप्रेजेंट कर दिया B से। बात समझ में आई। X का सिर्फ ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ X टर्म ले रहे हैं, वो चीज़ें ध्यान में रखना। X का मतलब है कि X मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल मैट्रिक्स है। क्लियर है। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि AX इज इक्वल टू 0 क्या है और AX इज इक्वल टू B क्या है। तो मतलब AX इज इक्वल टू 0 टाइप की कोई मैट्रिक्स हो तो वो क्या होगी, होमोजीनियस। और अगर AX इज इक्वल टू B टाइप की है तो वो क्या होगी, नॉन होमोजीनियस। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टेबल के हिसाब से आप समझेंगे, इसी टेबल के हिसाब से आपको याद करना होगा, तभी आपको आसानी होगी और आप कभी नहीं भूलेंगे। पहली बात ये कि होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है, होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो क्या होती है, ऑलवेज कंसिस्टेंट होती है। ऑलवेज क्या होती है, कंसिस्टेंट। अब एक नया टर्म आ गया कि भाई कंसिस्टेंट क्या होता है, तो कंसिस्टेंट वो होता है जिसमें एटलीस्ट एक ना एक सोल्यूशन मिले। मैंने क्या बताया था, 3 कंडीशंस हैं। पहला ये कि अगर 2 लाइनें किसी एक पॉइंट पे कट कर रही हैं तो यूनिक सोल्यूशन, नहीं कट कर रही हैं तो नो सोल्यूशन। और अगर क्या कर रही हैं, हाँ, अगर तीनों लाइनें एक पे ही जा रही हैं या 2 लाइनें एक पे ही जा रही हैं तो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन। ये टाइप्स थे आपके पास। अब ये कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट क्या होता है कि अगर आपके पास एटलीस्ट एक सोल्यूशन आए तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा। इसका मतलब इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन क्या होगा, जिसमें कोई सोल्यूशन ना आए, नो सोल्यूशन का केस। अब भाई एक सोल्यूशन एटलीस्ट आए तो इसका मतलब या तो वो यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर इनफिनाइट सोल्यूशन होगा ना, क्योंकि नो सोल्यूशन तो आ नहीं सकता, क्योंकि एटलीस्ट एक सोल्यूशन चाहिए, कम से कम एक हो, चाहे उसके बाद जितना मर्जी हो। तो इसका मतलब कि 2-3 ही टाइप हमने पढ़ी है, तीनों टाइप में एटलीस्ट 1 सोल्यूशन आने वाली टाइप कौन सी होती है, या तो यूनिक सोल्यूशन आए या फिर इनफिनाइट सोल्यूशन आए। इसका मतलब कि इसमें क्या होगा, नो सोल्यूशन नेवर अकर्स, नो सोल्यूशन नेवर अकर्स। इसमें नो सोल्यूशन कभी आ ही नहीं सकता। होमोजीनियस की केस में नो सोल्यूशन आता ही नहीं है।
क्लियर है, बात समझ में आई। मैंने बताया था कि अब इन सॉल्यूशंस का यूज कैसे कैसे आएगा, तो ध्यान से समझना कि जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है जिसमें बी टर्म जो होता है वो जीरो हो, जब बी टर्म जीरो हो तो ध्यान से समझना वैसी इक्वेशन में कभी नो सॉल्यूशन की केस नहीं आएगी। आपके पास कुछ इक्वेशंस दे देता है और ऑप्शन में देता है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन, क्या होगा या तीनों होगा, तो आपको आंसर करना होता है। तो आप क्या करेंगे, जब भी होमोजीनियस इक्वेशन दे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वो क्या है, उसमें नो सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता। जो नो सॉल्यूशन वाला ऑप्शन है वो पहले ही कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नो सॉल्यूशन आता ही नहीं है। ऑलवेज कंसिस्टेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख लेते हैं कि नो सॉल्यूशन, ये अपने टेबल बनाते चलना, नो सॉल्यूशन नेवर अकर्स। ठीक है, अब होमोजीनियस का भी दो टाइप है, होमोजीनियस में भी दो टाइप्स हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि भाई जो एक्स वाई और जेड के टर्म्स हैं वो जीरो हो जाए ना, यही तो मतलब हुआ। तो क्या है, एक तो ट्राइवल सॉल्यूशन है और एक नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल, देखो होमोजीनियस जब ax इज इक्वल टू 0 है, मान लो 2x इज इक्वल टू 3y है, ठीक है, 2x इज इक्वल टू या 3 ठीक है 3y इज इक्वल टू 0 है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 है, और ये क्या है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 है। भाई ये जो b पार्ट है ये 0 कब आ सकता है, पहली इक्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे या तो x इज इक्वल टू 3 कर दो और y इज इक्वल टू क्या कर दो, -2 कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस -6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन से क्या निकल के आया, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -2। अगर ये रख दिया जाए तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब यही काम ये ऐसे भी तो किया जा सकता है कि अगर x और y की वैल्यू ही 0 हो, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 ही हुआ हो, उस केस में क्या होगा, तब भी तो ये 0 हो जाएगा इक्वेशन। भाई x इज इक्वल टू 0 रख दो, 0 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 रख दो, 0 वैल्यू है, 0 आ जाएगा। मतलब कि ये जो 0 टर्म है बी में, ये क्या होगा, दो तरीके से आ सकता है। एक तो x y की वैल्यू 0 हो या फिर x और y की कुछ वैल्यू हो और इस इक्वेशन को 0 बना दें। तो जहां पे x y की वैल्यू ही 0 होंगी, वेरिएबल्स की वैल्यू 0 होंगी, वो चाहे z भी हो आगे तो z भी 0 हो जाए। अगर वेरिएबल्स की वैल्यूज 0 हैं तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइवल सॉल्यूशन। मतलब इसको हम एक और नाम दे देते हैं जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। क्लियर है। अब नॉन ट्राइवल का मतलब समझ में आ गया कि जब एक्स वाई की कोई वैल्यूज हो लेकिन इसको हम 0 बना दें इक्वेशन को उस वैल्यूज के अंतर्गत, तो हम क्या कहलाएंगे, उसको क्या कहेंगे, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। और इसको हम एक और सॉल्यूशन दे देते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन। क्लियर है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब ट्राइवल सॉल्यूशन का कैसे जानेंगे कि ये ट्राइवल सॉल्यूशन है, उसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ट्राइवल सॉल्यूशन हमेशा यूनिक सॉल्यूशन देता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब ध्यान से समझना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 था तो कहाँ क्या नहीं मिलता था, यूनिक सॉल्यूशन। एक दूसरे से कैसे रिलेट हो रहे हैं ध्यान से समझना, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 है तो यहाँ पे 2 केसेस थी, या तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन। तो भाई अगर ट्राइवल सॉल्यूशन है और ट्राइवल सॉल्यूशन क्या देता है, यूनिक सॉल्यूशन देता है। ट्राइवल सॉल्यूशन क्या देता है, यूनिक सॉल्यूशन देता है। और यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 होता है। क्लियर है। अब नॉन ट्राइवल में क्या है कि ये क्या देगा, नॉन ट्राइवल में क्या होगा कि भाई देखो सबसे पहले तो आपके पास कंडीशन आ गई, तीन सॉल्यूशन ही थे, 3 सॉल्यूशन थे, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक इनफिनाइट सॉल्यूशन, एक नो सॉल्यूशन।
तो होमोजीनियस की पहली यही शर्त थी कि भाई नो सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन का टर्म तो आएगा ही नहीं। और जब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये भाई यहाँ पे क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 होता है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 होता है, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 है, आपको पता चल गया, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 है तो इस केस में क्या होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। देखो आपको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं और इस तरीके से आप आसानी से याद कर लेंगे। देखो पहली बात तो होमोजीनियस की कंडीशन यही थी कि नो सॉल्यूशन तो आएगा नहीं, क्योंकि ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है होमोजीनियस इक्वेशन। अब क्या है कि अब होमोजीनियस को दो टर्म्स में हमने डिवाइड कर दिया, एक ट्राइवल सॉल्यूशन, दूसरा नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन जो होता है वो यूनिक सॉल्यूशन देता है, 0 सॉल्यूशन होता है वो, और उसका अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो सिर्फ एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, यूनिक सॉल्यूशन को। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 है तो वो इनफिनाइट और नो सॉल्यूशन दोनों को करता है। लेकिन ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो नो सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं, तो नॉन ट्राइवल के केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 होगा तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, ये एक दूसरे से रिलेट करके आपको चलना पड़ेगा। अब इसमें एक और शर्त है, एक और शर्त क्या है कि भाई ये जो ट्राइवल सॉल्यूशन है, ट्राइवल सॉल्यूशन में रैंक, एक नया टर्म आता है रैंक, उसमें क्या होता है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन। एन क्या है, एन है यहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स। देखो ये जो रैंक की ये इसको हम रैंक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रैंक ऑफ ए, मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू एन, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे 2x + 3y में नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, x और y हैं, x और y हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल 2 हैं, तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसी कुछ इक्वेशन हो तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आ जाए आपकी रैंक। अब एक नया टर्म आया रैंक। देखो रैंक को डिफाइन करने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और वो बहुत थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, उसमें रैंक हम दिखाएंगे कि कैसे किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं, और उसकी रैंक की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, 0 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या ट्राइवल सॉल्यूशन। क्लियर है, वो केस क्या होनी चाहिए, ax = 0 टाइप की केस होनी चाहिए। ये ध्यान रखना कि अगर ऐसी इक्वेशन है, और आपसे मोस्टली यही सब पूछते हैं कि ये क्या नाम, रैंक ऑफ ए कितना होगा, या फिर उसमें 0 यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा कि नहीं होगा। क्लियर है, यही सारी चीज़ें पूछते हैं। बस आप ये टर्म्स याद रखेंगे तो अभी जब क्वेश्चंस के एप्लीकेशन आएंगे इसके तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि भाई रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन होगा नंबर ऑफ वेरिएबल के, इसमें ट्राइवल सोल्यूशन में। अब नॉन ट्राइवल सोल्यूशन में क्या होगा कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होनी चाहिए रैंक ऑफ ए। मान लो नंबर ऑफ वेरिएबल आपका 3 है तो रैंक ऑफ ए कितनी होनी चाहिए, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 0 हो, यही हो सकती है। तो भाई ये केस अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ये नॉन ट्राइवल सोल्यूशन है, ये नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। ध्यान रखना कि रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल इन द इक्वेशंस। क्लियर है, तो अभी तक हमने समझा कि होमोजीनियस इक्वेशंस का सिस्टम क्या है। अब हम बात करेंगे नॉन होमोजीनियस की। मैंने क्या बताया कि इसको 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया। पहला हमने कर दिया होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस कैसे, ax = 0, नॉन होमोजीनियस कैसे, ax = b। क्लियर है। अब देखो होमोजीनियस इक्वेशन क्या थी, ये ऑलवेज कंसिस्टेंट थी। ये क्या थी, ऑलवेज कंसिस्टेंट।
ये ऑलवेज कंसिस्टेंट थी। नॉन होमोजीनियस क्या होगी इसका भाई, इसको हम सबसे पहले दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला नॉन कंसिस्टेंट की या इनकंसिस्टेंट, या उसको नॉन कंसिस्टेंट बोल लो या इनकंसिस्टेंट बोल लो, इनकंसिस्टेंट। दूसरा क्या, कंसिस्टेंट। क्लियर है। नॉन होमोजीनियस की दो कैटेगरीज हैं, पहली इनकंसिस्टेंट, दूसरी कंसिस्टेंट। अब अगर इनकंसिस्टेंट है जो नो सॉल्यूशन देगा, इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट का क्या मतलब है कि सॉल्यूशन ऑलवेज होगा, वहां पे कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स ऑफ ए अगर जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो तो क्या होगा, यहाँ पे दो चीजें हो जाएंगी, या तो इनफिनाइट सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन। अब इसका मतलब यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है तो इनकंसिस्टेंट का मतलब ही हुआ कि नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन तो भाई किस में आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। मतलब इस केस में इनकंसिस्टेंट की, नॉन होमोजीनियस में इनकंसिस्टेंट की केस में मैट्रिक्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी जीरो। दूसरी केस क्या है कि ये क्या है, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। देखो रैंक जब आप निकालोगे तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि भाई जब कोई आपकी ए बी टाइप की मैट्रिक्स है, ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप की, तो जब अगर ए एक्स इज इक्वल टू जीरो टाइप की है तो वहाँ पे रैंक ऑफ ए ही निकालते हैं, लेकिन अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप की है तो वहाँ पे रैंक ऑफ ए बी निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं रैंक ऑफ ए बी। तो ये कह रहे हैं कि अगर नॉन होमोजीनियस में इनकंसिस्टेंट की बात आ रही है तो अगर आप सिर्फ रैंक ऑफ ए निकालें और रैंक ऑफ ए बी निकालें तो ये दोनों नॉट इक्वल टू होने चाहिए, तब ये इनकंसिस्टेंट की केस होगी। और इनकंसिस्टेंट का मतलब ही होता है कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन से एक बात पता चली कि भाई हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो जीरो मिलेगा, ये तय है। क्लियर है। ये इनकंसिस्टेंट की केस आपके समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कंसिस्टेंट की। कंसिस्टेंट में क्या होगा कि भाई इसमें नो सॉल्यूशन नेवर अकर्स होता है, नो सॉल्यूशन नेवर अकर्स, कभी नहीं आता नो सॉल्यूशन। ठीक है। कंसिस्टेंट में दो टाइप के हो जाएंगे, कंसिस्टेंट में दो टाइप के क्या हो जाएंगे, एक तो अब नो सॉल्यूशन हट गया तो एक तो हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। कंसिस्टेंट में क्या हुआ, दो केसेस आई, क्यों, क्योंकि यहां पे नो सॉल्यूशन था। कंसिस्टेंट में या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफिनाइट सॉल्यूशन। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन का तो भाई साफ साफ पता चलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूं। आपने ये टेबल समझ ली कि होमोजीनियस क्या है, नॉन होमोजीनियस क्या है। अब इसी टेबल को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आ रहा हूं। अब कंसिस्टेंट में दो चीजें होंगी, एक तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन, इसका मतलब इसमें नो सॉल्यूशन आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन तो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और इनफिनाइट सॉल्यूशन इसका मतलब हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो, क्योंकि नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन आता ही नहीं है। कंडीशंस आपको पता है अगर, तो फिर चीजें मुश्किल नहीं होने वाली। इसमें दो केस है, नो सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब यूनिक सॉल्यूशन। और इसका क्या मतलब मैंने बताया था, इसका मतलब बताया था ये है सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सिंगुलर मैट्रिक्स और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हम बात कर रहे थे यूनिक सॉल्यूशन की और इनफिनाइट सॉल्यूशन की। भाई इनकंसिस्टेंट है तो यहाँ पे इनफिनाइट मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशन है अगर, और वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा तो कैसे पता चलेगा ये,
कि ये कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट नहीं होता तो यही जो क्या नाम डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है ये आपको नो सॉल्यूशन भी दे सकता था, लेकिन नो सॉल्यूशन इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये कंसिस्टेंट है, इसलिए ये नो सॉल्यूशन नहीं देगा। अब इसमें एक और चीज़ है, यूनिक सॉल्यूशन जब भी हो तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू एन हो जाता है। एन मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अभी हमने बात की थी नंबर ऑफ वेरिएबल्स की, जो नंबर ऑफ वेरिएबल एक्स वाई और जेड होते हैं, ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होगा जब यूनिक सोल्यूशन होगा नॉन होमोजीनियस में, कंसिस्टेंट में। लेकिन यही क्या होता है कि जब इनफिनाइट सोल्यूशन होगा तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी तो होगा, लेकिन ये लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल के होगा। बात समझ में आई? तो ये कुछ केसेस थी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं कि भाई क्या है होमोजीनियस, क्या है नॉन होमोजीनियस, क्या है होमोजीनियस में ट्राइवल सॉल्यूशन, क्या है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, क्या है उसकी क्या क्या शर्तें हैं। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो उसमें कितने टाइप के सॉल्यूशन मिल सकते हैं, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो उसमें या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तो वहां पे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब नॉन होमोजीनियस की दो केसेस हैं। पहली बात तो या तो इनकंसिस्टेंट हो, इनकंसिस्टेंट का मतलब ही होता है कि नो सॉल्यूशन होगा। अगर नो सॉल्यूशन है तो भाई उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, ये भी एक शर्त है उसमें। कंसिस्टेंट में दो टाइप की चीजें हो सकती हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या तो इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। क्योंकि नो सॉल्यूशन तो आ नहीं सकता, क्योंकि कंसिस्टेंट की डेफिनेशन ही यही होती है कि उसमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर है? अब नो सॉल्यूशन तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा या तो इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू एन होगा। एन मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द इक्वेशंस। अब अगर इनफिनाइट सॉल्यूशन आया तो इनफिनाइट सॉल्यूशन में दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन होगा उसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। दूसरी चीज क्या आएगी कि इनफिनाइट सॉल्यूशन और किस केस में आ सकता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो हो। तो ये आपका था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो मुझे लगता है कि अगर आप ढंग से समझेंगे तो ये चीजें मुश्किल नहीं है, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई इसमें बार बार क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए और ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये कॉन्सेप्ट पहुंच सके। और ये टेबल अगर आपको याद हो गई तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। थैंक यू।